नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कन्वीनर ज्योग्राफी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। प्रिय छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की हलचलों के बारे में, अर्थ मूवमेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, भूपटल पर जो हम स्थलाकृतियाँ देखते हैं, उनका विकास दो विशेष प्रकार की शक्तियों के प्रभाव के कारण होता है। इन शक्तियों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि आंतरिक शक्तियों की वजह से भूपटल पर असमानताएं या विषमताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि वलन है, भ्रंश है, पर्वत निर्माण है, महादेश जनक है, महाद्वीप निर्माण है। इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। जबकि जो बहिर्जात बल हैं, बाह्य बल हैं, उनका कार्य है समता मूलक या समता स्थापक बल होते हैं, जो धरातल पे समता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इन दोनों प्रकार की शक्तियों में, दोनों प्रकार के बलों में निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, और जो हमें स्थलाकृति दिखाई देती है वो असल में उस समय में आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति के मध्य जो क्रिया हो रही है, या हम कह सकते हैं उनके मध्य जो संतुलन है, उसका परिणाम ही वह विशिष्ट स्थलाकृति होती है। अगर हम शाब्दिक रूप से विवेचना करें कि अंतर्जात बल क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि भूपृष्ठ या भूखंडों में पृथ्वी के अंतर्जात बलों से उत्पन्न होने वाली गति को भूसंचलन, भूसंचरण या भूपृष्ठीय संचरण कहते हैं। अंतर्जात बल से पृथ्वी में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स उत्पन्न होते हैं, यानी कि चीज़ें इसमें ऊपर भी उठती हैं, दाएं बाएं भी खिसकती हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार की मूवमेंट में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है और किस प्रकार के संचलन में वर्टिकल मूवमेंट होता है। अंतर्जात बलों का संबंध है वो पृथ्वी के भूगर्भ से होता है, जबकि बहिर्जात बल हैं वो वायुमंडल से संबंधित हैं। जैसा अभी कोई आपको बताया था मैंने कि अपक्षय है, अपर्दन है, नदी का कार्य है, बहते हुए जल का कार्य, भूमिगत जल का कार्य, हिमानी, परिहिमानी, सागरीय लहरें, ये पृथ्वी के ऊपर कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें बाह्य बल कहा जाता है। जबकि अंतर्जात बल आपको मैंने बताया है कि पृथ्वी के भूगर्भ से संबंधित होते हैं। अंतर्जात बलों को के कार्य की तीव्रता के आधार पर दो प्रकारों में बांट सकते हैं, आकस्मिक एवं दीर्घकालिक। आकस्मिक बल जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड, ये सब घटनाएं एकदम से होती हैं, अचानक से होती हैं, इसलिए इन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल कहा जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि आंतरिक जो बल हैं या अंतर्जात बल हैं वो हमेशा आकस्मिक रूप में ही प्रस्फुटित होते हैं। कई ऐसे अंतर्जात बल हैं जो हजारों लाखों सालों से निरंतर क्रियाशील हैं, धरातल और भूप्रकृति में परिवर्तन लाने में क्रियाशील हैं, पर हमें इनका पता स्नेह स्नेह चलता है। ऐसे बलों को हम क्या कहेंगे? दीर्घकालिक बल। जैसे पटल विरूपणी है, हमने पूर्व के लेक्चर में डिस्कस किया था, प्लेट टेक्टोनिक या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें हमने बताया था किस प्रकार से प्लेटों के सबडक्शन से पटल विरूपण होता है। तो वो जो प्रक्रिया है अनवरत चलती रहती है, उसमें बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घकालिक अंतर्जात बल कहा जाता है। और बहिर्जात बल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में सतत परिवर्तनशील रहते हैं, इसलिए इनको समता स्थापक बल भी कहते हैं। अब हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जो भू संचलन है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहले हमने इसे दो भागों में विभाजित किया है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यानी कि अंतर्जात एवं बहिर्जात। अब एंडोजेनिक फोर्सेज हैं, उनको मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। स्लो मूवमेंट है, डायस्ट्रोफिज्म भी कहते हैं जिसे, जिसका मतलब होता है पटल विरूपण, और सडन मूवमेंट। सडन आकस्मिक जो संचलन है उसमें आपको बताया था कि भूकंप एवं ज्वालामुखी।
अब यहाँ महत्वपूर्ण है कि जो हमारा डायस्ट्रोफिज्म है या पटल विरूपणी संचलन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर और दूसरा हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। जो हमारा वर्टिकल मूवमेंट है या वर्टिकल संचलन है वो दो प्रकार का होता है, एपिरोजेनिक या हम उसे कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, और जो हॉरिजॉन्टल है वो होता है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक का मतलब होता है पर्वत निर्माण। इसी तरीके से एपिरोजेनिक का मतलब होता है महादेश जनीय। तो जो वर्टिकल मूवमेंट है उससे एपिरोजेनिक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग है, और जो हॉरिजॉन्टल है उस वो ओरोजेनिक या माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस है। वर्टिकल मूवमेंट है वह भी दो प्रकार से होता है, अपवार्ड और डाउनवार्ड, कि या तो पटल ऊपर की ओर मूवमेंट करती है या नीचे की ओर करती है। इसी प्रकार जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है अपना वो दो प्रकार से कार्य करता है, या तो वो एक दूसरे की ओर आती हैं प्लेटें, या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जो भू पटल है उसका क्षैतिज एक दूसरे के सामने कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है। जो हमारे फोल्ड माउंटेन है वो सारे इसी प्रक्रिया से बने हुए हैं। दूसरा होता है फोर्सेज ऑफ टेंशन, तनाव के बल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा भ्रंश जनित पर्वत हैं, जितने होस्ट पर्वत जिसका नाम एक उदाहरण है, ये जो फॉल्ट माउंटेन है वो टेंशन फोर्स से बने हुए हैं। अब एक्सोजेनिक फोर्स है, आपको बताया था मैंने कि वेदरिंग है, इरोजन है और डिपोजिशन है। इनको कंबाइंडली अनाच्छादन की प्रक्रियाएं या डेनुडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसमें देखिए फिजिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, बायोलॉजिकल। इरोजन मैंने आपको बताया था कि बहता हुआ जल है, भूमिगत जल है, हिमानी है, भूमिगत जल है, पवन है, या समुद्री तरंगे एवं लहरें हैं। इनके बारे में हम आगे के लेक्चर में बहुत विस्तार से बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। और डिपोजिशन है, जो इरोजनल फैक्टर्स हैं जितने, उनकी वजह से कुछ डिपोजनल लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं। तो ये हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, अर्थ मूवमेंट है, उसको हमने उसका क्लासिफिकेशन या कहीं वर्गीकरण को बहुत विस्तार से जाना है। पिछली स्लाइड में बात की थी, या जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था उसमें दिखाया था आपको कि ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसमें जब टेंशन फोर्स काम करता है यानी तनाव मूलक बल काम करते हैं तो लिखा था कि भ्रंश एवं भ्रंश जनित स्थलाकृतियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ जरूरी है कि हम भ्रंश के बारे में जानें कि भ्रंश होता क्या है। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता से जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। इसकी परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एक तल के सहारे। तो आप जब भी इसकी परिभाषा लिखें या किसी को बताएं तो इस चीज को जरूर उल्लेखित करें कि एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है, और जिस तल के सहारे चट्टानों या खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल कहते हैं। भ्रंश तल किसी भी दिशा और किसी भी कोण का हो सकता है और भूपटल के निर्बल क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जो भ्रंश तल है वो कमजोर एरिया है उसको प्रदर्शित करता है कि जहां भूप्रपटी या भूपटल कमजोर है उसको ये इंगित करता है, और इस भ्रंश के सारे लंबे समय तक संचलन होता रहता है। भूपटल पर इस प्रकार का स्थानांतरण अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न तनाव मूलक तथा संपीड़न मूलक संचलनों के कारण होता है। यदि तनाव की स्थिति सामान्य होती है तो भूपटल पर चटकने पड़ती हैं, छोटी सी दरारें पड़ती हैं, किंतु अपेक्षाकृत अधिक होता है ये बल तो चट्टानों का भाग एक भाग दूसरे भाग के सारे स्थानांतरित होने लगता है तथा भूपटल विहंग होने लगता है। जो हमने बात की फॉल्ट की, तो फॉल्ट से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। जैसे भ्रंश तल आपको बताया था, भ्रंश तल वह है जिसके सारे एक्चुअल में चट्टानों का मूवमेंट होता है। अब भ्रंश नती जिसे हम फाल्ट डिप कहते हैं वह क्या है, भ्रंश है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके बीच का कोण है। उत्क्षेपित खंड मतलब भ्रंश का वह भाग जो ऊपर उठा है उत्क्षेपित खंड है, और जो निचला पार्श्व है अवपात पार्श्व भी कहते हैं वह अधक्षेपित खंड है या डाउन थ्रोन साइड है। हैंगिंग वॉल यानी कि शीर्ष भित्ति, भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति अथवा ऊपरी भित्ति भी कहते हैं। फुटवॉल, भ्रंश की निचली दीवार को पाद भित्ति कहते हैं। और भ्रंश कगार, अधिक ढाल के कारण कगार कभी कभी क्लिफ जैसे होते हैं और कगार का निर्माण अपर्दन द्वारा भी होता है, परंतु भ्रंश के कारण स्थलीय तल पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे को मतलब बहुत स्टीप जिसका स्लोप होता है उसे हम फॉल्ट स्क्रैप कहते हैं यानी कि भ्रंश कगार। ये हम डायग्राम में दिखा रहे हैं कि फॉल्ट प्लेन क्या है, हैंगिंग वॉल और फुट वॉल और फॉल्ट ट्रेस के बीच में क्या संबंध है। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि अप थ्रोन पार्ट है, अभी आप बात की थी ऊपर उठा हुआ भाग जो भ्रंश का है उसे हमने अप थ्रोन उत्क्षेपित खंड कहा है, एक अधोक्षेपित खंड कहा है। तो ये डायग्राम में हम सब चीज़ों को देख सकते हैं। ये भ्रंशों का हम वर्गीकरण करें तो देखिए सामान्य भ्रंश है,
स्कार्प भ्रंश है, व्युत्क्रम भ्रंश है, सोपानी भ्रंश है या भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है, वो भ्रंश की क्रिया से उत्पन्न हुई घाटी होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि रिफ्ट वैली निम्न में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित हुई है, तो उसका उत्तर यही है कि जो भ्रंश के कारण ये रिफ्ट वैली उत्पन्न होती है, उसका नाम भी इसीलिए रिफ्ट वैली है। अब आप ये इनकी परिभाषाएं देख सकते हैं कि सामान्य भ्रंश है जिसमें सेलों में तनाव के कारण दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और भ्रंश रेखा के सहारे दोनों कगारों का संचलन होता है, तो सामान्य भ्रंश होता है। कई प्रकार के सामान्य भ्रंश एक ही तल में होते हैं, तो उससे एक सोपान सीढ़ी जैसी संरचना बन जाती है, उसे सोपानी भ्रंश कहते हैं। जब संचलन संपीड़न के रूप में होता है तो चट्टानों के दोनों खंड दरार पड़ने से एक खंड है जो दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, इसे रिवर्स फॉल्ट भी कहते हैं। और क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे नतिलंबी भ्रंश कहा जाता है। यहाँ जब हम भ्रंश की चर्चा करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है होस्ट। होस्ट भूपटल का उत्क्षेपित खंड है जो भूभाग के अन्य खंडों से ऊपर स्थित होता है, तथा जो बीच के खंड की तुलना में या तो स्थिर रूप से खड़े हैं या नीचे खसक गए हैं। या तो किनारे वाली चीजें वहीं कांस्टेंट है और बीच वाली चीज ऊपर उठ गई है, या किनारे वाली चीजें नीचे गिर गई हैं, तो होस्ट का निर्माण होता है। जैसे ग्रेबन है, ये दो सामान्य भ्रंशों के बीच की द्रोणी है या गर्त को ग्रेबन कहा जाता है। ये देखिए रिफ्ट घाटी भ्रंश के कारण उत्पन्न हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कि बीच का भाग नीचे धंसा है, या हम कह सकते हैं कि किनारे के भाग ऊपर उठे हैं। जो भी कारण हो, पर ये रिफ्ट वैली का निर्माण भ्रंश की वजह से हुआ है। अब हम बात करते हैं वलन की। तो फॉल्ट में हमने देखा कि एक तल के सारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है। अब यदि अंतर्जात बलों की क्षैतिज संचरण के कारण जब भूपटली चट्टानों में संपीड़न होता है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, जिसे वलन कहते हैं। यहाँ हमने फिंच और वासेस्टर की परिभाषा दी है। कहने का तात्पर्य यही कि संपीड़न के कारण चट्टानों में लहर उत्पन्न हो जाती है, तो वो वलन कहलाता है। अब वलन के भी वही दो भाग होते हैं, जो आप बताया। ऊपर उठा भाग है वो एंटीक्लाइन यानी कि अपनति कहलाता है, और जो भाग नीचे धंस जाता है वो सिंक्लाइन यानी कि अभिनति कहलाता है। अपनति में सेल स्तर मोड़ शीर्ष से विपरीत दिशा की ओर मुड़े रहते हैं, जबकि अपनति में सेल स्तर की भुजाओं का झुकाव एक दूसरे के सामने रहता है। समतल धरातल के समय वलन के कारण बनने वाले ढाल के कोण को नमन कोण कहते हैं, और जो स्ट्राइक के एकदम समकोण बनाने वाली जो अनुदैर्ध्य है या रेखा है उसे हम स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइक और डिप है, इनमें एक दूसरे के ये लंबवत होती हैं। ये हमारे चित्र में हमने दिखाया है, एंटीक्लाइन है, किस तरह की वलन की एक्सिस है। स्ट्राइक और डिप में आप देखिए कि एकदम स्ट्राइक के जो समकोण पे डिप है। अब वलनों का हम अगर वर्गीकरण करें, जैसे हमने भ्रंश का वर्गीकरण किया, तो हम वलनों का वर्गीकरण करते हैं तो हम पाते हैं कि सम्मित वलन है। इसके नाम से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें दोनों गुंबदों का आकार सुडौल होता है और लगभग ये समान होते हैं, इनकी भुजाएं समान होती हैं। असम्मित वलन, जिसकी दोनों भुजाएं समान नहीं होंगी, ढाल भी अलग होगा, तो असम्मित वलन हो जाएगा। एकनत वलन, जिस वलन में एक ढाल समकोण तथा दूसरा ढाल मंद होता है, उसे एकनत वलन कहते हैं। समनत वलन, इस वलन में जो पार्श्ववर्ती भुजाएं हैं ऊर्ध्वाधर रूप में समांतर होती हैं, समान संपीड़नात्मक बल के द्वारा इनका निर्माण होता है। इनकी भुजाएं एक दूसरे के इतनी निकट होती हैं कि इनके टूट जाने की भी संभावना बनी रहती है। आप ये देखिए, हमने इसमें सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन दिखाया है। वलन के नीचे वाला भाग है, आप ध्यान रखिए, उसे अभिनति कहते हैं, और जो ऊपर है अप से आप अपनति याद रखिए, ऊपर वाला उठा भाग अपनति कहलाता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण है परिवलित वलन। ये क्या है? जब क्षैतिज व समानांतर भुजाओं वाले वलन को परिवलित वलन की संज्ञा दी जाती है, मतलब इसकी भुजाएं क्षैतिज और समानांतर हैं, तो उसको परिवलित वलन कहते हैं। अब अन्य जो वलन के प्रकार हैं, पंखाकार वलन है। जब किसी क्षेत्र में दोनों तरफ से संपीड़न एक लंबे समय तक होता है तो मध्यवर्ती भाग मेहराव के रूप में उठ जाता है और उसके दाएं बाएं भी कई मोड़ पड़ जाते हैं, लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस प्रकार के मोड़ों को हम क्या कहते हैं? पंखाकार वलन कहते हैं। अब ओवरथ्रस्ट फॉल्ट, ये अधिक्षिप्त वलन है। ये क्या है? जब धरातल की चट्टानों में संपीड़न अधिक तीव्रता से होता है तो परिवलित जो मोड़ है या परिवलन मोड़ है अपनी धुरी पर टूट जाता है और उसका एक शिलाखंड खिसक कर दूसरे पर चढ़ जाता है। इस प्रकार चट्टानों में उल्ट पुलट क्रम को, उत्क्रम को क्या कहते हैं? ओवरथ्रस्ट फॉल्ट। वलन का ऊपर उठा हुआ हिस्सा अधिक्षिपित वलन कह जाता है। मतलब इसमें चट्टानों में जो उलट पलट है या रिवर्सल है वो इसमें समाहित होता है। अब ग्रीवाखंड नेपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब वलन की बात करते हैं। नेपे का अर्थ है मेज पोस, फ्रेंच भाषा का शब्द है,
और नेपे की जो चट्टानें हैं अपने नीचे की चट्टानों से भिन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि वो वलन के कारण बहुत तनाव से टूट गया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। जब कभी संपीड़न के अधिक बढ़ जाने से परिवलित मोड़ का शिलाखंड समूह टूटकर अपने मूल स्थान से बहुत दूर पहुंच जाता है तो उसे ग्रीवाखंड या नापे कहा जाता है। आल्प्स और हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ अनेक प्रकार के ग्रीवाखंड पाए जाते हैं। अब ये वलनों का एक प्रकार है खुला वलन। यदि किसी वलन की जो भुजाएं हैं उनके बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम है तो उसे खुला वलन कहते हैं। और बंद वलन वह है जिस वलन की भुजाओं के बीच न्यून कोण होता है, यानी अगर कोण 90 डिग्री से कम है तो उसे बंद वलन कहा जाता है। इस प्रकार आज हमने भू संचलन के कारण जो अंतर्जात बल हैं उनकी क्षैतिज और लंबवत गतियों से कौन कौन सी उनकी लंबवत गतियां हैं और किस प्रकार के स्थल रूप घाटी है उनका निर्माण होता है, ग्रीवाखंड नेपे क्या है, इस प्रकार हमने आज पृथ्वी के जो अंतर्जात बलों से उत्पन्न संचलन हैं उनके बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।